चलिए ना, कल हम लोग लास्ट में VSCPR थ्योरी वाला जो टेबल था उस टेबल को ड्रॉ कर रहे थे। 3 केसेस शुरुआत के हम लोगों ने देख लिए थे। वहां पर हमने लास्ट में जो केस पढ़ा था दैट वाज SnCl2, दैट इज AB2L1, है ना। आपको बोला था जब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आता है तो वैसे H=3 का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है, और sp2 की जो ज्योमेट्री बननी चाहिए वो ट्राइगोनल प्लेनर बननी चाहिए। लेकिन जब आप SnCl2 ड्रॉ कर रहे थे तो SN ने अपने आसपास 3 पोजीशन तैयार करी थी। एक Cl यहां जुड़ गया, एक Cl यहां जुड़ गया, और यहां पर क्या आ गया था बेटा, लोन पेयर। अब वैसे आइडियली ये सारे एंगल कितने के होने चाहिए थे, 120 डिग्री के, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज्यादा पावरफुल कौन होता है, लोन पेयर। तो जब लोन पेयर रिपेल करेगा, देखो जो मजबूत है वो अपनी चलाएगा, कमजोर को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट, ठीक है। अब ये धक्का देगा तो इसको नीचे जाना पड़ेगा, इसको धक्का देगा तो ये भी नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो मुझे बताइए ये वाला एंगल क्या बताया था आपको, मोर देन 120, लेस देन 120 या 120 लेस देन, और ये वाले एंगल वी शेप है ना। ये एंगल मोर देन 120 नहीं है, पहली बात, यहाँ कोई एंगल ही नहीं है। वहां पर लोन पेयर है बेटा ना, एटम होता तो एंगल निकलता, और इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक एंगल आएगा और वो क्या आएगा, लेस देन 120 डिग्री वाला, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे से हम लोग आज है ना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल वापस से एक बार ड्रॉ कर देता हूं। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। जो केस अभी तक हमने डिस्कस करे वो सारे sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थे। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। मान लीजिए आपको एग्जाम में जो एग्जांपल दिया गया वो है CH4 CCl4, ठीक है ना, या फिर आप मान लीजिए आपको दे दिया फॉस्फोनियम आयन या फिर अमोनियम आयन, इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया गया सपोज एग्जाम में, ठीक है। और इनके लिए आपको बोला गया कि हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, बाकी जो भी एंट्रीज है वो सारी आपको करनी है। अब आप देखिए अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने शुरुआत में पढ़े ना, वो सारे एग्जाम्पल जो भी थे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के थे। अभी तक हम लोगों ने किसी आयन के बारे में डिस्कशन नहीं किया हुआ। अब आयन के बारे में डिस्कशन करें तो आयन में आपको ऑलरेडी बताया हाफ B+M माइनस C+A को हम लोग यूज कर रहे होंगे। लेकिन एक बार कंडीशन समझ लीजिएगा, जब भी कभी चार्ज आता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपको 2 तरह के चार्ज मिलेंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा या फिर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको पॉजिटिव चार्ज मिलता है और या फिर मान लीजिए आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है। एक जनरल मार्केट में कंडीशन ऐसी बता देते हैं कि कोई भी चार्ज आए तो उसको आपको किस पे मान लेना है, सेंट्रल एटम पे, ऐसा बोल देते हैं ना, कि भाई कोई भी चार्ज आ रहा है, प्लस आ रहा हो माइनस आ रहा हो, कितना भी प्लस आ रहा हो कितना भी माइनस आ रहा हो, उस चार्ज को आप किस पे अज्यूम कर लीजिए, सेंट्रल एटम पे, और अज्यूम करके सॉल्व कर दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आपका सही आ जाएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ही सही आएगा बस। उसके आगे भी और चीजें पढ़नी होती सिलेबस में, उन सब चीजों में वहां पर जाके गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए लॉजिक समझ लीजिए, है ना, डायरेक्ट उससे सॉल्व ना करें कि भाई चार्ज को सेंट्रल पे ऐसे नहीं मानना होता। पहली बात, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आप चार्ज को मान लीजिए ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम, पहली बात, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज भी मान लीजिए ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम। तो सर ये तो आपने वही बात बोल दी, ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम मानना है एक्सेप्ट ऑक्सी एनायंस। अब ऑक्सी एनायंस क्या होते हैं तो याद करिए, हम लोगों ने हाइड्रो ऑक्साइड्स पढ़ा था, नेचर ऑफ हाइड्राइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो नॉन मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड को क्या बोला जाता था, ऑक्सी एसिड, और मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोक्साइड ही बोलते थे। जैसे हमने लिखा ClOH,
या फिर हमने लिखा H2SO4, या फिर हमने लिखा H2CO3, या फिर हमने लिखा HNO3। ध्यान से देखिएगा इन सबको, ये सब हाइड्राइड है, ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है बेटा? हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रोक्साइड आ रहा है, किसका हाइड्रोक्साइड है? क्लोरीन का, सल्फर का, कार्बन का और नाइट्रोजन। ये सारे के सारे क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन जो भी यहां पर देखे हुए नाइट्रोजन वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल। और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? ऑक्सी एसिड। अब इनके जो एनायन बनते हैं ना, ऑक्सी एसिड से बनने वाले एनायंस को क्या बोला जाता है? ऑक्सी एनायंस। क्या होगा इसमें पॉइंट ध्यान सुनिएगा। अगर आप इसको देखो तो किसी भी एसिड के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिसिटी। जब आप इसका एक H निकाल दोगे तो यहां पर एक एनायन डेवलप हो जाएगा, और वो एनायन क्या होगा बेटा? NO3 माइनस। नाइट्रिक एसिड से बनने वाला आयन क्या बनेगा? नाइट्रेट आयन। एक कॉमन है ना कहने की ये लाइन होती है, एक एसिड का आयन 8 बनेगा, एक एसिड का आयन 8 बनेगा, और अस एसिड का आयन 8 बनेगा। अस एसिड का आयन 8 बनेगा ना। जैसे इसका नाम बोले तो इसका नाम क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड। तो एक एसिड का जब आप आयन बनाओगे, एनायन बनाओगे, तो उसके नाम के साथ क्या लग जाएगा? 8। तो नाइट्रिक एसिड का जो आयन बनेगा वो नाइट्राइट बनेगा या नाइट्रेट बनेगा? नाइट्रेट बनेगा। इसको देखिए, इस एसिड का नाम क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक एसिड है या एसिड है? एक एसिड। एक एसिड का आयन क्या बनेगा? 8। तो इसका जब आप एनायन बनाओगे तो वो सल्फाइट नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सल्फेट। यहां पर देखिए इसका नाम क्या है बेटा? कार्बोनिक एसिड। एक एसिड का आयन क्या बनेगा? 8। तो कार्बोनिक एसिड का आयन क्या बनेगा? कार्बोनेट। तो ये इस तरह से हमको कहानी पता होनी चाहिए कि एक एसिड का आयन क्या बनता है? 8, और अस एसिड का आयन क्या बनता है? 8। ठीक है। खैर, अभी आप इसमें से जब H हटाते जाओगे तो जितने हाइड्रोजन है उतनी बेसिसिटी है इसकी। तो एक हाइड्रोजन हटाया, 1 माइनस लगाया, 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 माइनस लगाए, 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 माइनस लगाए, 1 हाइड्रोजन हटाए, 1 माइनस लगाए। ये सब जो एनायन आपके सामने बन के आ रहे हैं ना, इन्हीं एनायन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एनायन। अब बात ये आ रही है कि सर ऑक्सी एनायन के लिए क्या हमें ऑक्सी एसिड को निकालना पड़ेगा? तो नहीं, आप बहुत इजीली उसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिख के दिया CO3 2 माइनस, मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पर SO4 2 माइनस, मान लीजिए मैंने आपको दिया होता PO4 3 माइनस, मान लीजिए मैंने आपको दिया होता ClO4 माइनस। अब चेक करिए, ऑक्सी एनायन के लिए आपको ऑक्सी एसिड की जानकारी होना जरूरी नहीं, हालांकि आपको ये पढ़ना है सब सिलेबस में, तो आ जाएगा लास्ट तक, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आप इन सबको देखिए, क्या यहां पर ऑक्सीजन है या नहीं है बेटा? है। और क्या ये एनायन भी है या नहीं है? तो ऐसे आयन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सी एनायन। बताइए, क्या ये ऑक्सी एनायन है? क्या ये भी ऑक्सी एनायन है? क्या ये भी ऑक्सी एनायन है? यस। मैंने लिख दिया ये, बताइए क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है? ये ऑक्सी कैटायन है। तो आपको अगर ऑक्सी एनायन पहचानने, तो ऑक्सी एनायन बहुत सिंपली आप फॉर्मूला देख के पहचान पाओगे कि ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है। ऑक्सीजन हो, साथ में नेगेटिव चार्ज हो, तो समझ जाइएगा किसके बारे में बात हो रही है बेटा? ऑक्सी एनायन के बारे में। ऑक्सी एनायन जब भी आएगा ना, तो ऑक्सी एनायन में जो आपको चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सी एनायन है तो एनायन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, पक्की बात है। ये जो चार्ज आ रहा है ना इसके ऊपर -2 -3 वगैरह वगैरह, ये आपको सेंट्रल एटम पे नहीं मानना है। किस पे मानना है? साइड एटम, सॉरी सेंट्रल एटम पे नहीं मानना है। किस पे मानना है? साइड एटम में। क्योंकि ऑक्सी एनायन जो है ना, ऑक्सी एनायन पे जो भी नेगेटिव चार्ज है वो आपको ऑक्सीजन पे कंसिडर करना है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, चेक करिएगा। मान लो मैंने आपको बोला अमोनियम, और मान लो मैंने आपको बोला सल्फेट। ध्यान से देखिए, ये एक कैटायन है और वो एक एनायन है। हाइब्रिडाइजेशन तक की अगर बात करें तो बहुत सिंपली आपने 4 सेंट्रल एटम पे माना, सॉल्व कर दिया। उस पे भी सेंट्रल पे मान के सॉल्व कर दोगे, हाइब्रिडाइजेशन गलत नहीं आएगा। लेकिन अपन आगे भी चीजें पढ़नी है, इसलिए सही शुरुआत से ही पढ़ ले। अमोनियम में सेंट्रल एटम कौन है बेटा? नाइट्रोजन। सॉल्व करने के दो तरीके, हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस है, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस है तो कैसे भी लगा दो, कोई परेशानी नहीं आएगी, फटाफट लग जाएगा। लेकिन एक बार सिग्मा और लोन पेयर पे बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज जब भी आएगा या नेगेटिव चार्ज जब भी आएगा, किस पे अज्यूम करना है? सेंट्रल एटम पर, एक्सेप्ट फॉर ऑक्सी एनायन। अभी मुझे बताओ, क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है? नहीं है। पर क्या ये ऑक्सी एनायन है? हाँ। तो अपने को दिखना चाहिए कि ऑक्सी एनायन आ गया। खैर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज किस पे अज्यूम करना है? सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल पे आपने पॉजिटिव मान लिया।
पॉजिटिव कितना आया? एक। एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया या गया? गया। एक इलेक्ट्रॉन चला गया। चलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। साइड एटम कितने आ रहे हैं? 4। एक हाइड्रोजन यहां, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है। पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए? 4। नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितने हैं? 0। H का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। H का वैल्यू 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। ये इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है। ठीक, अगर इसको आप हाफ v प्लस है माइनस सी प्लस से सॉल्व करते तो और जल्दी सॉल्व हो जाता। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। चारों ऑक्सीजन, सॉरी चारों हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है, जितना भी प्लस है उतना माइनस कर दीजिए और इसका हाफ कर दीजिए। H का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गया बेटा? sp3। अब इस पे आइए, इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो आपके पास दो तरीके, या तो आपने चार्ज को सेंट्रल एटम पे मान लिया होता गलती से, तो हाइब्रिडाइजेशन तो तब भी सही आ जाएगा। जैसे आपने देखा सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। -2 को अगर आपने गलती से सल्फर पे मान लिया होता तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बना दिया आपने। ये साइड एटम कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। कितने आ रहे हैं? 4। ऑक्सीजन जब साइड एटम में आएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां। अब आप गिनिए, अगर दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाए, पहला सिग्मा, दूसरा पाए, पहला सिग्मा, दूसरा पाए, पहला सिग्मा, दूसरा पाए। सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे? 4। सल्फर पे लोन पेयर 0। H का वैल्यू 4। 4 का मतलब sp3। हाइब्रिडाइजेशन आपका बिल्कुल सही आएगा। अभी चेक करते हैं ना। मान लो आपने जो करेक्ट है ना, ये तो गलत वाली केस है, ये सही वाला केस। अब मैंने बोला ऑक्सी एनायन आएगा तो चार्ज किसके ऊपर मानना है? ऑक्सीजन पे, है ना। बाकी सब में सेंट्रल एटम पे, लेकिन यहां पर साइड एटम में। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। चार्ज अब सल्फर पे नहीं मानेंगे, किस पे मानेंगे? ऑक्सीजन पे। कितना चार्ज है? -2। अब ऑक्सीजन की कहानी समझ लो कि ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे कंसिडर करना है। तो याद करिए, जब हमने कोवेलेंसी पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन का जो कोवेलेंसी है वो ग्राउंड स्टेट में कितना होता है? 2। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड है। जब भी ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। जैसा कि यहां पर अपन ने देखा, ये ऑक्सीजन अपन ने न्यूट्रल कंसिडर करे थे, और न्यूट्रल कंसिडर करें तो हर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। लेकिन अब ऑक्सीजन पे चार्ज लाना है, और कौन सा चार्ज लाना है? एनायन की वजह से नेगेटिव चार्ज। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑक्सीजन पे -1 आ जाए या ऑक्सीजन पे -2 आ जाए। दो तरह के नेगेटिव चार्ज इस पे आ सकते हैं। अगर आपने -1 बनाया तो इस कहानी को समझिएगा, और अगर आपने -2 बनाया होता तो भी इस कहानी को समझिएगा। बेटा -1 बनाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। पहले इलेक्ट्रॉनों की जो कंडीशन थी ना वो ऐसी थी, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो बेटा यहां आ गया होगा वो, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बताइए अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितना बॉन्ड बनाएगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है O- जो है ना वो एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। O2- जब आया तो O2- में 1 2 3 4 5 6 ये कहानी पहले थी, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो एक यहां आ गया और एक यहां आ गया। क्या इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? क्या? नहीं। इसका मतलब ये 0 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, ये इसका मतलब है बॉन्ड ही नहीं बनाएगा क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट नहीं बना सकता, पर चार्ज तो है, केटायन के साथ अट्रैक्ट तो हो सकता है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरह के बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमें कौन सा बॉन्ड बनाना है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको यहां बोला कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आना चाहिए? चार्ज। कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने की दो पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी, या तो -1 आ जाए या फिर -2 आ जाए। मुझे बताइए, -2 वाला कभी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब है ऑक्सीजन जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा नेगेटिव चार्ज रखते हुए, तो हमें ऑक्सीजन पे कितना चार्ज अज्यूम करना है? -2 या -1? -1। और -1 वाला जो ऑक्सीजन होगा वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल या डबल बॉन्ड बनाएगा? बेटा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन कभी भी आ जाए, 2 बॉन्ड बनाने हैं। नेगेटिवली चार्ज 1 नेगेटिव वाला ऑक्सीजन आ जाए तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और अगर न्यूट्रल मतलब -2 वाला ऑक्सीजन आ गया तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आइए इधर ध्यान दीजिएगा इस बात को।
हमने बोला नेगेटिव चार्ज किस पे अज्यूम करना है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनवाने हैं तो -2 एक ही ऑक्सीजन पे रख सकता हूं क्या मैं? नहीं, मुझे ऑक्सीजन के ऊपर मैक्सिमम कितना चार्ज रख सकता हूं? -1। तो बेटा कितने, दो नेगेटिव है तो दोनों एक पे नहीं आ सकते, एक ऑक्सीजन पे ज्यादा से ज्यादा मैं कितना रख सकता हूं? -1, तभी बॉन्ड बना पाएगा वो। मुझे बताइए टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ये 4 ऑक्सीजन बना दिया। चार्ज मुझे सेंट्रल एटम पे मानना है या साइड एटम पे मानना है? साइड एटम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज मान सकता हूं? एक ऑक्सीजन पे मैक्सिमम -1। जिस ऑक्सीजन के ऊपर -1 है वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा या 1 बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड। ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जो न्यूट्रल है क्या वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं? यस। ये कहानी बन के आएगी। ये स्ट्रक्चर इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। अब आप देखो, दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पहला सिग्मा, पहला सिग्मा। सिग्मा कितने आ रहे हैं? 4। सल्फर पे लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 0। H का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। हाइब्रिडाइजेशन तो यहां से भी वही आ रहा है, यहां से भी वही आ रहा है, लेकिन आगे कुछ और चीजें पढ़नी। यहां पाई गिनो कितने बने, वहां कितने, आगे पाई बॉन्ड भी पढ़ने, आगे बॉन्ड लेंथ भी पढ़नी, आगे बॉन्ड एंगल भी पढ़ना है। अगर आप ये डबल डबल कंसिडर कर लोगे तो सब ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑक्सी एनायन में कभी भी जो चार्ज है वो सेंट्रल एटम पे नहीं मानना है, हमेशा किस पे मानना है? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे जब भी चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? -1 या -2? -1। और -1 वाला ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल या डबल? सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ये पॉइंट अपने को क्लियर होना चाहिए। ये बात अगर किसी को नोट करनी हो, वैसे नोट करने लायक इतना कुछ है नहीं इसमें, ये वाली बात लिख लो। अब ये स्ट्रक्चर अपन बनाते रहेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली अभी से लेकर आखिरी तक ऑक्सी एनायन ही पढ़ने मिल लिया आपको, है ना। स्ट्रक्चर उसी के आते हैं आपको मिल लिया। आज के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुबह से तो एक बूंद नहीं गिर रही, मतलब कल जब से चेतावनी आई तब से पानी नहीं गिरा, उससे पहले भले गिर रहा था। देखो अब दिन खत्म होते होते गिर जाए तो गिर जाए, है। आज स्कूल बंद कर दी, छुट्टी है बच्चों की कि भाई बारिश बहुत तेज होगी आज, देखते हैं। दूरदर्शन का जमाना याद आ रहा है, दूरदर्शन पे आता था न्यूज में कि भाई आज भारी बारिश होगी। उस दिन वहां पानी नहीं गिरता था, धूप निकलती थी। जिस दिन बोलते थे आज धूप निकलेगी, उसी दिन पानी गिरता था। चलिए, है ना। अभी चार्ज का जो पॉसिबिलिटी है वो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो चार्ज हमेशा आपको किस पे मान लेना है? सेंट्रल एटम पे। लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सी एनायन चार्ज किसके ऊपर मान लिया जाएगा? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे जो चार्ज कंसिडर किया जाएगा वो हर ऑक्सीजन पे आप कितना कंसिडर कर सकते हो? -1। अभी इधर देखना 2 मिनट के ना, ये स्ट्रक्चर अपने को बार बार काम में आने वाले, ऑक्सी एनायन खासकर। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर फटाफट आपको बता देता हूँ ताकि एक बार दिमाग में चीजें फिट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको दिया कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट और परक्लोरेट। मुझे बताइए पहले वाले केस में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन के आसपास कितने ऑक्सीजन आ गए? 3। अगले वाले में सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आसपास कितने ऑक्सीजन आ गए? 4। अगले वाले में सेंट्रल एटम सल्फेट है। सल्फर के आसपास कितने ऑक्सीजन आ गए? 4। और अगले वाले में सेंट्रल एटम क्लोरीन है। क्लोरीन के आसपास भी कितने ऑक्सीजन आ गए? 4। ये अपन अभी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, सिर्फ बॉन्ड्स गिनना देख रहे हैं, वरना इन सबका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें ClO4 माइनस में कितना नेगेटिव चार्ज है बेटा? क्या ये सारे ऑक्सी एनायन है? हाँ। ऑक्सी एनायन पे चार्ज सेंट्रल पे आएगा या ऑक्सीजन पे आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे मैक्सिमम कितना चार्ज लगा सकता हूं? -1, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। क्या एक ही -1 है बेटा? यस। तो किसी एक ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, जिस पे माइनस आया वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। बाकी सारे ऑक्सीजन डबल। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगले पे आइए, सल्फेट पे आइए। सल्फेट पे कितना चार्ज है बेटा? -2।
ऑक्सी एनायन पे चार्ज सेंट्रल एटम पे आएगा या ऑक्सीजन पे आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या -2 पूरा एक साथ लगा दूं क्या? नहीं, एक ऑक्सीजन पे मैक्सिमम -1 जिसपे -1 आया वो बना लेगा सिंगल बॉन्ड, और जो न्यूट्रल है वो क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। कार्बोनेट को चेक करिए, कार्बोनेट पे कितना चार्ज आ रहा है? -2, जितना माइनस है उतना ऑक्सीजन पे -1 लगा दो, वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और बाकी न्यूट्रल वाला डबल बॉन्ड बनाएगा। फॉस्फेट पे PO4 3- 3 ऑक्सीजन पे माइनस 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 लगा दो, जिसपे माइनस लगाया वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और न्यूट्रल वाला डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेंगे, बनाने की जरूरत नहीं, बनाते रहेंगे, अपन पूरे सिलेबस में यही पढ़ना अपने को ना। आइए इधर, अब अपन ने यहां पर सबसे पहली बार चार्ज के ऊपर बात करी थी, और चार्ज को जब हम यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेटा CCl4 है ना, CH4 PH4+ और NH4+। CH4 हमने नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, CCl4 मैंने जब 0 लोन पेयर वाला केस आपको बताया था उसमें पढ़ा दिया था। तो अब हम NH4+ पे बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, अब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन के हाफ V+- C+ से लगा रहा हूं। नाइट्रोजन के वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5, 5 + 4 मोनोवेलेंट 9, 9 - 1 8, 8 का हाफ किया 4। जब भी H का वैल्यू 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? sp3। sp3 आने का मतलब है उसका आइडियल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होने का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल एटम ए ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 4 पोजीशन टेट्राहेड्रल फॉर्म में तैयार करी। मुझे बताइए, क्या इन सब में 4 साइड एटम है या नहीं है बेटा? है। तो इसका मतलब है हर एक पोजीशन पे एक एक साइड एटम आके उसे ऑक्यूपाई कर लेगा। मुझे बताओ, पोजीशन तैयार हुई 4, साइड एटम भी आ रहे हैं 4, मतलब लोन पेयर के लिए कोई जगह नहीं है। अब इसी को लिखते वक्त अपन ऐसे भी लिख सकते थे AB4L0, ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, अगर लोन पेयर नहीं है तो जब तक लोन पेयर नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री याद करिए क्या था? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वाज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप अमोनियम बना रहे हो, यहां पर N, यहां पर 4 H आपने रख दिए, तो बेटा यहां पर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है। और जब आप NH4 के लिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखोगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, बेटा सारे एटम का अरेंजमेंट भी वही आ रहा है जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट आ रहा है, दैट इज टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल की बात करें, याद करिएगा इसका बॉन्ड एंगल आइडियली 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। कितने एंगल होते हैं यहां पर? 4, 6। याद रखिएगा 2D में आपको हमेशा 4 एंगल दिखेंगे, बट रियलिटी में एंगल कितने होते हैं? 6। पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा 6 एंगल कैसे बनते बेटे। यहां पर ये टेट्राहेड्रल है, इस ऊपर वाले का इस रेड से 1 2 3 4 5 6, ये सारे एंगल आपस में क्या है? आइडेंटिकल है ना, तो 6 एंगल बराबर बराबर बन जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये सारी बात कर ली हमने। प्लेनर और नॉन प्लेनर पे आते हैं बेटा। ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने बनाया था, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर, क्योंकि टेट्राहेड्रल आप देखेंगे तो नॉन प्लेनर है। और अगली बात आएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो आंसर इज 3। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार और 3D में इसको इमेजिन कर लीजिएगा कि भाई कैसे ये बातें आ रही, क्योंकि इसी से अब आगे की हाइब्रिडाइजेशन, इसी की पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर कौन कहां पर है? बीच में नाइट्रोजन बैठा हुआ है, अमोनियम बना रहा हूं, बीच में नाइट्रोजन बैठा है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे प्लस ऐसा मान रखा अपन है ना। यहां पर आप देखिए तो ये तीनों हाइड्रोजन को एक कॉपी यहां रख दूंगा तो तीनों हाइड्रोजन एक लेवल पे आ जाएंगे। नाइट्रोजन उस लेवल से ऊपर है और इस हाइड्रोजन का तो लेवल ही अलग है ना, बहुत ही ऊपर है। अब देखें यहां पर जब आप देखोगे तो सारे के सारे एटम एक ही लेवल पे नहीं आ रहे, मतलब ये प्लेनर नहीं हो सकता। मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, कॉपी रख दो नीचे, तो 1 2 3 एटम मैक्सिमम प्लेन पर आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। आगे बढ़ जाते हैं इसमें अगले केस की तरफ। मान लीजिए आपको एग्जाम में जो मॉलिक्यूल दिया गया वो दिया गया NH3, या फिर जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया वो दिया गया H3O+ एटसेट्रा, यहां पर PF3 PCl3 ऐसे भी कई मॉलिक्यूल में लिख सकता हूं। ठीक, ये मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने और आपको बोला गया कि इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कहानी स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनना है। ये जो 2 केस अभी अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें एक में अमोनिया पढ़ेंगे, एक में वाटर पढ़ेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आते रहते हैं बॉन्ड एंगल वगैरह में। मान लीजिए मैंने NH3 लिया, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के 2 तरीके, हाफ V+m - C+ या सिग्मा प्लस लोन पेयर, बट अब हम हाफ V+m - C+ को सॉल्व कर रहे हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। फास्फोरस के वैलेंस शेल में भी 5, फास्फोरस के वैलेंस शेल में भी 5, एक ही कहानी। नाइट्रोजन के साथ 3 मोनोवैलेंट, फास्फोरस के साथ 3 मोनोवैलेंट, फास्फोरस के साथ 3 मोनोवैलेंट।
तो 5 + 3 8, 8 का हाफ किया 4, 4 का मतलब sp3। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर H का वैल्यू 4 आएगा, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और sp3 की आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। मतलब रियलिटी में नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार कर ली? 4। ये 4 साइड एटम कितने आ रहे हैं? 3। 3 साइड एटम आ रहे, तो 3 साइड एटम 3 बॉन्ड बना लेंगे, और एक खाली जगह पर कौन आ जाएगा? लोन पेयर। इसका मतलब है मॉलिक्यूल बन जाएगा AB3L1 टाइप का, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब इधर देखिए, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, और जो खाली जगह थी वहां पर कौन आ गया? लोन पेयर। क्या लोन पेयर को मैं कहीं भी लगा सकता था, या मुझे चेक करना पड़ेगा कि लोन पेयर कहां लगाना है? कहीं भी लगा सकते। क्यों? आइडेंटिकल है, पोजीशन सेम है, इसीलिए आप लोन पेयर को जहां चाहे कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा दो, कहीं पर भी लोन पेयर लगा दो, सब एक ही जैसा है। बस आपको देखने में, हमको बोर्ड पे ये इजी पड़ता है, इसलिए हम ऐसा बनाते हैं। वरना इधर देखिएगा, सोचिए आपको ये सारी पोजीशन आइडेंटिकल बनाई नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन यहां लग जाए, यहां लग जाए, यहां लग जाए, या किसी भी 3 पे लग जाए। अभी आप सोचेंगे सर लोन पेयर यहां लगा है, यहां लगा तो क्या फर्क पड़ता है? यहां लगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ये लो बनेगा वही। तो आप अभी इसमें लोन पेयर जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी पोजीशन आपस में इक्विवेलेंट होती है, आइडेंटिकल होती है। अब आगे सुनिएगा, यहां पर मुझे बताइए टाइप ऑफ रिपल्शन के बारे में। 3 तरह के रिपल्शन की बात करी थी, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। टाइप ऑफ रिपल्शन बताइए, कितने टाइप के रिपल्शन लग रहे हैं? 2। कौन सा? बॉन्ड पेयर लग रहा है एक तो, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर। क्या यहां पर लोन पेयर रिपल्शन है क्या? नहीं। अब मुझे बताइए, अगर आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करें, ज्यादा डोमिनेटिंग बॉन्ड पेयर होता है या लोन पेयर होता है? ताकतवर अपनी चलाएगा, कमजोर को हमेशा एडजस्ट होना पड़ेगा। ये एंगल सारे आइडियली कितने के होने थे? 109.5। अब जब ये लोन पेयर धक्का देगा, तो यहां पर और इवन इसको भी धक्का देगा, पर 3D में आपको दिखेगा नहीं, है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस रिपल्शन का नाम क्या आ जाएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और सिमिलरली इधर भी हम लोग क्या बोल देंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मुझे बताइए, जब ये रिपेल करेगा तो ये पास आएंगे या दूर जाएंगे? पास आएंगे। तो जो एंगल 109 था, क्या वो 109 से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब है इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 109.5 डिग्री। एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे, सबका एंगल 109.5 से कम होगा। कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है ना, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली अमोनिया के बारे में बात करूं, तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली देखा गया है, वो देखा गया है 107 डिग्री, 160 डिग्री देखा गया ना। तो ये जो 107 है, ये अमोनिया के लिए है, और ये जो लेस देन 109.5 है, ये हर किसी के लिए वैलिड होगा। पहली बात, अमोनिया का एंगल आपको याद भी रखना है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 डिग्री। अमोनिया के एंगल को देखते हुए, चलो पहले एक और पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के कॉमन बता दूंगा। अभी देखो, इसका जो शेप बन रहा है, ज्योमेट्री बन रहा है, आइए उस पर चर्चा करते हैं एक बार कि भाई क्या बोला जाएगा इसको। यहां पर देखिए, नाइट्रोजन ने अपने आसपास 4 पोजीशन बनाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और लोन पेयर। हमने 2 तरह की ज्योमेट्री पे बात करी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री किसके बारे में बताएगा? इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में। क्या यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर है या नहीं है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर है या नहीं है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर है या नहीं है? और यहां पर भी लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब आइए अगले वाले पे आइए, कौन सी ज्योमेट्री? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखते हैं या एटम्स का? एटम्स का। मुझे बताओ, यहां पर एटम चेक करो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और लोन पेयर। हटा दो लोन पेयर, क्योंकि एटम तो है नहीं। ये जो अरेंजमेंट बन रहा है ना, इसके नीचे अगर आप एक कॉपी रख दो तो एक पिरामिड बन जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? पिरामिडल। क्या बोला जाता है? पिरामिड। कई लोग कहने के लिए ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते थे कि ट्राइंगल जैसा पिरामिड है, लेकिन नाम जो एक्चुअल में चलता है किताबों में, वो पिरामिडल चलता है। मुझे बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया? पिरामिडल। अब पिरामिडल इसकी क्या कहलाएगी बेटा? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। दूसरी बात, इसके बारे में बताइए, प्लेनर नॉन प्लेनर। क्या ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? ये तीनों तो एक प्लेन पे, लेकिन सेंट्रल एटम अलग ही लेवल पे चल रहा है ना। इसका मतलब ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर है। प्लेनर हो चाहे नॉन प्लेनर हो, वो क्वेश्चन हमेशा आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन 3। ये तीनों एक ही प्लेन पे है मैक्सिमम। अगले पे चलते हैं। ये इसकी कहानी हो गई अमोनिया की।
अगला एग्जाम्पल, सपोज इसमें H3O प्लस आपको निकालना होता, सपोज H3O प्लस, मुझे बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को मत ले लेना, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऐसा जरूरी नहीं कि सेंट्रल एटम को पहले लिखो या बाद में लिखो, कैसे भी लिख सकते हैं ना, तो सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहां पर चेक करिएगा, चार्ज वाला केस है, ये ऑक्सी एनायन है या ऑक्सी कैटायन है? ऑक्सी कैटायन। कुछ भी कैटायन हो तो चार्ज हमेशा किस पे मानना है? सेंट्रल एटम पर। अब सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। प्लस आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, कितने बचे? कौन आ रहा है साइड एटम? हाइड्रोजन। कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल सिंगल सिंगल। 3 बन गए सिग्मा, एक आ गया लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस ही है। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर मतलब 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, यही वाली कहानी इसकी भी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल जो हमें डिस्कस करना है, मान लीजिए आपको दिया गया H2O, मान लीजिए आपको दिया गया OF2, मान लीजिए आपको दिया गया OCl2, है ना, मान लीजिए आपको दिया SF2 एटसेट्रा, ऐसे कुछ एग्जांपल आपको दिए गए। एक NH2 माइनस भी लिख देता हूं। चलिए ये कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए गए और बोला गया कि इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपको निकालना है। पहली बात, यहां पर H2O के रिस्पेक्ट में हम लोग समझेंगे क्योंकि वो काम का है, उसको याद भी रखना है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। सल्फर भी ऑक्सीजन ग्रुप का ही है, तो एक ही बात है। 2 मोनोवेलेंट 2 मोनोवेलेंट 2 मोनोवेलेंट 2 मोनोवेलेंट। नाइट्रोजन के ऊपर जब माइनस आएगा तो वो भी ऑक्सीजन जैसे ही हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2 मोनोवेलेंट, कहानी एक जैसी है। H2O पे बात करें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। क्या हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है या नहीं है? 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4। जैसे ही H का वैल्यू 4 आया, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। sp3 की आइडियल ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन पोजीशन तैयार करी ऑक्सीजन ने 4। इधर देखिएगा, ऑक्सीजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 4 पोजीशन तैयार कर ली टेट्राहेड्रल फॉर्म में। लेकिन H2O में साइड एटम कितने आ रहे हैं? 2 साइड एटम आ रहे हैं, इसका मतलब है 2 तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन 2 खाली जगहों पर कौन आएगा? लोन पेयर। तो इट विल बी ऑफ टाइप AB2, L2 टाइप का ये केस है। अब मुझे बताइए 2 बॉन्ड पेयर लाने, तो एक साइड एटम यहां ले आओ, एक साइड एटम यहां ले आओ, यहां पर क्या ले आइए? लोन पेयर, यहां पर क्या ले आइए? लोन पेयर। क्या लोन पेयर जहां मर्जी आए वहां लगा सकता था या चेक करना पड़ता? कहीं भी लगा सकते थे। क्यों? सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, जहां मर्जी आए वहां लोन पेयर आप लगा सकते हो। पर बोर्ड में हमको देखने में ये डायग्राम इजीली समझ में आता है, अपन ऐसा बनाते हैं, वरना आप लोन पेयर यहां 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 जहां चाहे वहां लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सेम है। अब आगे सुनिए, यहां पर आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ रिपल्शन के बारे में, मुझे बताइए आइडियली एंगल कितने का होना था? 109.5। यहां तो कोई एंगल है ही नहीं क्योंकि ये तो क्लाउड है, यहां कोई एंगल नहीं है, यहां कोई एंगल नहीं है, तो ये अपने दिमाग में चलना चाहिए कि एंगल है ही नहीं वहां, है ना। यहां पर बताइए ये एंगल आइडियली 109.5 का होना चाहिए था। इसमें कितने टाइप के रिपल्शन है? तीनों है। लोन पेयर है या नहीं है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर है या नहीं है? और बॉन्ड पेयर भी है या नहीं है? तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे नंबर टाइप ऑफ रिपल्शन, तो अपने को पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तीनों टाइप के रिपल्शन है। अब पावरफुल कौन है? बॉन्ड पेयर या लोन पेयर? लोन पेयर। तो ताकतवर अपनी चलाएगा, कमजोर को एडजस्ट होना पड़ेगा। ये जो रिपल्शन है यहां पर तो लगेगा लोन पेयर रिपल्शन, सबसे पावरफुल तो यही है भैया, तो इसी से चेक करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये लोन पेयर यहीं का यहीं रहेगा या इधर आ जाएगा? बेटा इधर आ जाएगा रिपल्शन के, और ये लोन पेयर इधर आ जाएगा। तो जब ये ऐसे जाएंगे तो फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगाएगा क्योंकि और नजदीक पहुंच गया, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। और जब ये इसको रिपेल करेगा तो बताइए लास्ट में एडजस्ट किसको होना पड़ेगा? बॉन्ड पेयर को। जब ये एडजस्ट होगा तो बताइए ये दोनों पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास आएंगे। पास आएंगे, इसका मतलब बॉन्ड एंगल 109.5 रहेगा या उससे कम हो जाएगा? कम हो। तो यहां पर भी हम लिख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल के बारे में कि लेस देन 109.5 डिग्री। ध्यान सुनना, यहां पर भी लेस देन 109.5, यहां पर भी लेस देन 109.5। अब लेस का मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 तक कुछ भी हो सकता है, पर इसमें और इसमें से ज्यादा कम बॉन्ड एंगल ऊपर वाले का होगा या नीचे वाले? इतना लॉजिकली समझ में आना चाहिए। इसका एंगल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, इसका एंगल कंपैरेटिवली कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लग रहा था, यहां पर लोन पेयर भी लग रहा है उसके साथ साथ, तो लोन पेयर और पावरफुल है। इसका मतलब यहां पर जो परसेंटेज डिक्रीज होगा एंगल का वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। और इसीलिए जब वाटर का एग्जैक्ट एंगल देखा जाता है तो वाटर का एग्जैक्ट एंगल 104.5 डिग्री देखा गया। इसका 107 था,
इसका 104.5 है, मतलब यहां पर डिक्रीमेंट जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। अभी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3D में ये स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है, तो आइए उसको समझते हैं। ये स्ट्रक्चर अपन ने ऐसा बना दिया टेट्राहेड्रल। ऑक्सीजन ने अपने आसपास कितनी जगह बनाई, 4। 4 में से 2 जगह पर कौन आ गया, हाइड्रोजन, और 2 जगह पे कौन आ गया, लोन पे। मान लो ये दोनों ब्लैक को अपन ने हाइड्रोजन मान लिया, यहां हाइड्रोजन आ गया, यहां हाइड्रोजन आ गया, और ये क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जब इसको रिपेल विपेल करेंगे, अब देखो एक बात समझना, पहले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे बात कर लें। तो यहां पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या आ गई, टेट्राहेड्रल। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पे बात करें तो यहां पर एटम्स का अरेंजमेंट देखो, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां कौन है, लोन पेयर, यहां कौन है, लोन पेयर। इसको आप मॉलिक्यूलर में काउंट नहीं करेंगे। क्या ये वी शेप बनते हुए दिख रहा है, यस। कल भी हम लोगों ने वी शेप के ऊपर बात करी थी, वी शेप, बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप। तो बेटा इसका जो नाम बन के आता है ना, वो आता है बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप, या फिर इसको बोल सकते हैं बेटा वी शेप, या फिर इसको बोल सकते हैं बेटा वी शेप, है ना। ये तीनों नाम इसी के। दूसरी बात, प्लेनर और नॉन प्लेनर पे चर्चा करनी है, ध्यान से देखिएगा। कल भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वी शेप कैसा होता है बेटा, प्लेनर। तो अगर इन दोनों को देखो और ये लोन पेयर हटा दिया तो वी शेप, क्या ये एक प्लेन पे होगा या नहीं होगा बेटा, होगा। तो स्ट्रक्चर विल बी प्लेनर, और प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, दोनों केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। तो वाटर के बारे में यहां बोल रहा हूं, कैसा आ जाएगा, प्लेनर। दूसरी बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, 3। आगे की बात समझिएगा। अब इसके बॉन्ड एंगल पे डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से करिए। जब ये स्ट्रक्चर बन रहा था तो बेटा ये दोनों, मान लीजिए इसको इधर, चले, ये दोनों आपके हाइड्रोजन है और ये दोनों लोन पेयर है। ये लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो ये थोड़ा ऐसे जाएंगे। फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल। रिपल्शन की वजह से अल्टीमेटली ये क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। जब ये पास आ जाएंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल 109.5 का होना था, ये एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 109.5। तो ये इसका पूरा ओवरऑल जो कहानी है वो अपन ने डिस्कस करी। अब इसको एक बार करें, पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले केसेस में। वाटर का और अमोनिया का, इन दोनों का बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए, NH3 107 और वाटर 104.5। अच्छा, इन दोनों के एंगल को देखकर एक जनरलाइजेशन चलता है मार्केट में, वो बता रहा हूं। ऊपर देखिए, जब 0 लोन पेयर था तो बॉन्ड एंगल कितना था, 109.5, है ना। ध्यान सुनना, इन दोनों के लिए हम लोग बात करें। मान लीजिए यहां पर बॉन्ड एंगल आपने देखा कितना था बेटा, 109.5। इसका बॉन्ड एंगल कितना आया, 107। इसका बॉन्ड एंगल कितना आया, 104.5। 109.5, 107 और 104.5 ये एंगल आया। ये एंगल है CH4 का, ये एंगल है अमोनिया का, और ये एंगल है वाटर का। जब इसको देखा गया तो मार्केट में एक जनरलाइजेशन बोलते हैं, यहां पर जाने पर कितना लोन पेयर आया था, 1, और यहां से यहां जाने पर कितने लोन पेयर आए थे, 2। तो एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर आएगा तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, 2.5। यहां पर जाइए वापस से कितने से कम हो रहा है, 2.5। तो एक जनरल बात ऐसे बोल दिया जाता था, हालांकि सही नहीं है पूरी तरह से, इस पे लग जाता है, बाकी जगह नहीं लगेगा। ऐसा बोलते हैं कई बार कि एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल में कितने का डिक्रीज आता है, 2.5 डिग्री का। अगला लोन पेयर है वापस से कितने का डिक्रीज आए, 2.5 का। लेकिन ये सिर्फ आपको अमोनिया और वाटर के एंगल याद रखने में मदद कर सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करें, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 केस है, 3 मिनट का समय है, फटाफट बनाइए। और पहले ये लिख लेना ना, ये H सिग्मा लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, ये लिख लेना ना, पहले इनको लिख लो। उमा रमा ब्रह्माणी, ओ देवियों, क्या हो गया,
क्यों वार्तालाप कर रहे हैं?
चलिए बेटा ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगले केसेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडेशन के ऊपर डिस्कशन कर लिया। अब sp3 के बाद आ रहे हैं sp3d हाइब्रिडेशन पे। हमें सबसे पहले sp3d के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडेशन अगर कोई है तो यही है। और sp3d के बारे में क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो? अरे बहुत खुश होकर बात कर रहे हो, क्या बात है? ऐसे क्या हो गया? ऐसा सब सही है? जीवन में कुछ ऐसे खुशी आई हो अचानक से? बिल्कुल बाटे बिना रह नहीं पा रहे हो बंदा। इधर देखो, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइब्रिडेशन के बारे में। हाइब्रिडेशन में सबसे पहले हम लोगों ने अभी जो डिस्कशन करा वो sp3 हाइब्रिडेशन का था। अब कौन सा हाइब्रिडेशन पे आ रहे हैं? sp3d। ठीक है, sp3d हाइब्रिडेशन में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसकी ज्योमेट्री का नाम जो होता है वो क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, शॉर्ट में टीबीपी बोल देते हैं। लेकिन इसमें दो तरह के अलग अलग पोजीशंस होते थे, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। ये इक्वेटोरियल वाले जो येलो पोजीशन है ये बोर्ड वाले प्लेन पर है, व्हाइट वाले जो पोजीशन है ये दिख रहे हैं बोर्ड पर, लेकिन ये बोर्ड से परपेंडिकुलर होंगे, डीजेड स्क्वायर वाली पोजीशन है ना। आइए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल PCl5 है ना, या SbF5 या फिर AsF5। फास्फोरस के ग्रुप के ही मेंबर से मिटाइए, है ना। NF5 नहीं ले सकते क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होती है? 4, तो वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना। तो ये सब एग्जांपल एक ही कैटेगरी के। PCl5 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 5। 5 + 5 10, 10 का हाफ किया 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा? sp3d। sp3d की आइडियल ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पोजीशन कितनी तैयार हुई? 5। साइड एटम भी कितने आ रहे हैं? 5। इसका मतलब पांचों पोजीशन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और लोन पेयर कितना आ जाएगा? 0। जब तक लोन पेयर 0 है तब तक जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो याद करिएगा इसमें 3 तरह के बॉन्ड एंगल से। एक तो था इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल, एक था इक्वेटोरियल एक्सियल का बॉन्ड एंगल, और एक था एक्सियल एक्सियल का बॉन्ड एंगल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का था, इक्वेटोरियल एक्सियल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का था, और एक्सियल एक्सियल का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का था। और किसके कितने काउंट थे? तो 120 के 3 एंगल थे, इसके टोटल 6 एंगल थे, और इसका 1 एंगल था ना। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 3D में ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता था, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में बात करें तो मान लो ये वाला प्लेन है, इसको XY मान लिया थोड़ी देर के लिए मैंने ना, तो ये आपका क्या बन गया? ट्राइगोनल, है ना। यहाँ पर सेंट्रल एटम बैठा हुआ है, एक साइड एटम, एक साइड एटम, एक साइड एटम, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अभी पहले देखिए इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का जो एंगल है वो क्या 120 120 120 का है या नहीं है बेटा? है। और 120 के कितने एंगल बन रहे? 3। एक्सियल कैसा होगा? इससे बाहर की तरफ। और एक एक्सियल कैसा होगा? इससे अंदर की तरफ। इससे बाहर की तरफ जो एक्सियल आ रहा है, तो एक्सियल का इक्वेटोरियल से, एक्सियल का इक्वेटोरियल से, एक्सियल का इक्वेटोरियल से एंगल कितना है? 90। कितने एंगल बने? 3 ये भी बनाएगा, तो टोटल एंगल कितने हो जाएंगे? 6। और इस ब्लैक का ब्लैक से, एक्सियल का एक्सियल से एंगल कितने का है? 180 डिग्री का एक एंगल। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर है। एक लेवल तो ये है बीच वाला, एक लेवल ये है ऊपर, और ये एक लेवल नीचे। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें प्लेनर या नॉन प्लेनर की, तो स्ट्रक्चर हो गया नॉन प्लेनर, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन। हाँ, तो ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? तो बेटा नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर होने के अलावा इसके बारे में अगर पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो आंसर विल बी 4। कौन से 4 एटम प्लेन पर है? ये येलो वाले, ये वाला A, B और B, ये आउट ऑफ द प्लेन और ये इनसाइड द प्लेन। ये जो 4 एटम प्लेन पर है, ये प्लेन कौन सा है? XY प्लेन है। ध्यान रखिएगा, XY प्लेन पर ही हमने ये कंसिडर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला केस हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकंड केस के ऊपर आते हैं। चलिए आइए, है ना, अगले केस के ऊपर बात करें तो अगला केस क्या बन रहा है उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको मॉलिक्यूल जो दिया जाता, वो मॉलिक्यूल दिया जाता SF4। मान लीजिए मॉलिक्यूल दे दिया आपको, ठीक है ना, SF4, और आपको बोला गया कि इसके लिए आपको क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री वगैरह। तो पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है या नहीं है? तो 6 + 4 10, 10 का हाफ किया 5, तो H का वैल्यू कितना आ गया? 5। 5 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d, और sp3d की आइडियल ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे? 5। साइड एटम कितने आ रहे हैं? 4।
तो 4 साइड एटम आ जाएंगे और एक खाली जगह पर कौन आ जाएगा, लोन पेयर। टाइप बन गया AB4L1, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, है ना। अब स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखना। सल्फर ने अपने आसपास, इसका स्ट्रक्चर अभी मत बनाना ना, चेंज करेंगे बाद में। सल्फर ने अपने आसपास 5 पोजीशन तैयार करी, जिससे से 3 बोर्ड पर है, एक बोर्ड से बाहर है और एक बोर्ड से अंदर है, ऐसा। और साइड एटम कितने आए, 4। अब 4 साइड एटम आए तो एक क्या आने वाला है, लोन पेयर। अब पहली बात यह आई कि इससे पहले वाले जो भी स्ट्रक्चर आपने पढ़े ना, उसमें लोन पेयर जहां मर्जी आ रही थी वहां चिपका दे रहे थे अपन, क्योंकि सारी पोजीशन आइडेंटिकल थी। इसमें सारी पोजीशन सेम है या इसमें अलग अलग टाइप की पोजीशन, अलग अलग टाइप की पोजीशन। तो आपको लोन पेयर जब लाना है तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे लगाऊं, एक्सियल पे लगाऊं, आप डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं रख सकते। आपको चेक करना पड़ेगा कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे लगाना है या एक्सियल पे लगाना है। और चेक करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं, चेक करने के क्या तरीके होते हैं, वो हमको समझना है यहां पर, ठीक है। सबसे पहली बात, ये बात दिमाग में फिट करने पहले एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूं इसका, कि जब भी इक्वेटोरियल और एक्सियल वाली पोजीशन की बात होगी, मतलब sp3d और एक आएगा sp3d3, जब भी इक्वेटोरियल और एक्सियल वाली बात हो, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे लगाना है। कहां लगाना है, इक्वेटोरियल। ये याद कर लो एक तरह से ना, मतलब अपने को लॉजिक वॉजिक तो बाद में देखेंगे, पहले भी ये पॉइंट याद कर लीजिए। लोन पेयर को कहां लगाना है, इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल पे ही क्यों लगाना है, उसका कारण अब समझते हैं। सबसे पहले आप जब लोन पेयर को लगाने जाने वाले हैं ना, ये बातें समझ लेना, क्योंकि सब एनसीईआरटी में लिखी हुई है। असर्शन रीजन जिस दिन आएगा उस दिन फिर पता चल जाएगा। आइए इधर, ये ऐसा बना स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये इधर वाला अज्यूम कर लीजिए कि इधर एक ऐसा एटम इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। पहली बात, कितना लोन पेयर आ रहा है, एक लोन पेयर को रखने के लिए 2 पॉसिबिलिटी, या तो आप उसको इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल पे कहीं रख देते, या फिर आप उसको एक्सियल या एक्सियल पे रख देते। लोन पेयर को कहां रखना है, उसके लिए पहला पैरामीटर जो आपको चेक करना है वो क्या होता है कि लोन पेयर ऐसी जगह पर आएगा जहां पर रिपल्शन कम हो, ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो अपने को कम रिपल्शन पे फोकस करना है। कम रिपल्शन को कैसे गिनेंगे, कैसे मानेंगे, उसका कारण समझिएगा। रिपल्शन हर एंगल पे लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, उसको आपने कहीं पर भी रखा तो ये एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग काउंट करेंगे डोमिनेंट रिपल्शन। किसको काउंट करेंगे, डोमिनेंट रिपल्शन। अब डोमिनेंट रिपल्शन क्या होता है, जो भी रिपल्शन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री का होता है, जो भी रिपल्शन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री का होता है, ऐसे रिपल्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट या फिर इफेक्टिव रिपल्शन। अब देखिए, मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रखा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रखा, ये एंगल 90 से तो ज्यादा ही है, रिपेल तो ये भी करेगा। लेकिन जब आपने 90 पर रखा या 90 से कम पे रखा, ये वाला रिपल्शन जो होगा ना, इसके मुकाबले ये रिपल्शन पावरफुल होगा। तो हम डोमिनेंट रिपल्शन गिनते हैं, और डोमिनेंट रिपल्शन किसको माना गया है, 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री वाले रिपल्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट रिपल्शन। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर भी रिपल्शन होगा, लेकिन वो रिपल्शन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव रिपल्शन कौन सा होता है, 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री वाला। आइए चेक करिएगा। आपने मान लीजिए लोन पेयर को यहां रखा होता, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल, ठीक है। एक यहां पर भी एटम जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक ही लोन पेयर है, यहां रख दिया। ये वाला रिपल्शन बताओ कितने का होता, एक गिनना, क्योंकि 90 या 90 से कम वाले गिनने आपको। 1 2 3, और ये रिपल्शन 180 का है इस लोन पेयर से, ये डोमिनेंट में काउंट नहीं होगा। अगर आपने लोन पेयर को एक्सियल पे रखा होता तो डोमिनेंट रिपल्शन लगते 3, केवल 3। यहां पर रखने से 1 2 3, ये रिपल्शन किसी काम का नहीं है, डोमिनेंट नहीं है। मान लो आपने लोन पेयर को यहां रखा होता, ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, बात एक ही है ना, यहां रख दिया। अब मुझे बताओ यहां से इसका एंगल कितने का है, तो ये डोमिनेंट है या नहीं है, है। इसी ग्रीन वाले से इस ब्लैक का एंगल 90 है, तो इस वाले ब्लैक का एंगल भी तो 90 है, तो 90 के कितने रिपल्शन लगे, 2। ये वाला रिपल्शन कितने का है, 120 का है। ये डोमिनेंट में काउंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, लगेगा जरूर, थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा, लेकिन ये डोमिनेंट में काउंट नहीं होगा। और ये वाला रिपल्शन भी डोमिनेंट में काउंट नहीं होगा। तो मुझे बताओ कितने लगे 90 या 90 से कम वाले, 2। आपने जब इक्वेटोरियल पे रखा तो 90 या लेस देन 90 के 2 ही रिपल्शन लगे।
हमें लोन पेयर को वहां रखना है जहां पर डोमिनेंट रिपल्शन कम हो, ताकि रिपल्शन कम हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो मुझे बताइए, ज्यादा रिपल्शन तो एक्सियल पे आ रहा है, इक्वेटोरियल पे रिपल्शन कम आ रहा है, रिपल्शन कम आ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप लोन पेयर को रखने वाले हैं इक्वेटोरियल या एक्सियल पे, तो प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? इक्वेटोरियल। ये पहले केस के ऊपर बात करिए, अभी आगे जब आएंगे तो उस पर भी डिस्कशन करता हूं। आएगा हमेशा इक्वेटोरियल पे, कारण अपन देखते जाएंगे। आइए इधर, आपने लोन पेयर को कहां पर रखना है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वाली पोजीशन कौन सी है? व्हाइट वाली है, येलो वाली? येलो वाली। अब तीनों येलो में से जहां चाहे वहां रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपन यहां रखेंगे क्योंकि अपने को समझाने में यहां से आसानी रहती है। तो मैंने मान लो लोन पेयर को यहां रख दिया। अब समझिएगा, यहां पर यहां पर यहां पर क्या ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो ये जो व्हाइट वाली लाइन है इसकी तरफ आएगी या पीछे चली जाएगी? पीछे। अगर ये लाइन सीधी होती तो क्या ये एंगल 180 का होता? लेकिन जब ये लोन पेयर धक्का देगा तो ये लाइन हल्की सी बेंड होगी, ये लाइन भी हल्की सी बेंड होगी। तो क्या ये जो एक्सियल एक्सियल का एंगल 180 का होना था, अब वो एंगल क्या लेस देन 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये लाइन हल्की सी बेंड हो जाएगी, सीधे के बजाय ऐसी हो जाएगी। तो एंगल विल बी लेस देन 180। कोई बोले सर इधर वाला एंगल तो मोर देन 180 है, हमेशा कम वाले को काउंट करते हैं ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। ये जो व्हाइट वाली लाइन है, ये व्हाइट वाली लाइन एक्चुअल में ऐसी है, बोर्ड से बाहर की तरफ है ना। अब मुझे बताओ, अगर ये ऐसा होता, ये व्हाइट वाली लाइन ऐसी होती, तो इसका इस येलो से और इसका इस येलो से एंगल कितना होता? 90। लेकिन जब ये धक्का देगा तो ये ऐसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी, तो एंगल 90 हो जाएगा या लेस देन 90 हो जाएगा? लेस देन। तो भैया जो 180 था वो लेस देन 180 हो गया, जो 90 था वो लेस देन 90, और जो 120 है वो भी लेस देन 120 हो जाएगा, क्योंकि अब 120 के लिए येलो पे फोकस करिएगा। येलो और येलो का एंगल 120 था। ये लोन पेयर इस पे डोमिनेंट रिपल्शन तो नहीं लगाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिपल्शन तो लगाएगा, जिसकी वजह से ये इधर खसकेगा और ये इधर खसकेगा, मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा? लेस देन 180। मतलब इस केस में जो भी एंगल थे, जितने स्टैंडर्ड एंगल होने थे, सारे एंगल अपने स्टैंडर्ड वैल्यू से डिक्रीज हो जाते हैं। अब आइए आगे का पॉइंट सुनिएगा। ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाया, अभी स्ट्रक्चर को वापस रीड्रॉ करेंगे। ये येलो वाली लाइन इधर और ये मतलब व्हाइट वाली लाइन थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ना, देखिएगा। यहां पर सल्फर ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के लिए 5 पोजीशन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल फॉर्म में तैयार करने थे, जिसमें से यहां पर आ गया एक लोन पेयर। लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा इधर धकेला, थोड़ा सा इधर धकेला, ये एंगल लेस देन 120 हो गया। व्हाइट वाली लाइन जो ऐसी और ऐसी होनी थी, उसको इसने ऐसे धक्का दिया, वो अपन बोर्ड पे ऐसे दिखा देंगे। तो व्हाइट वाली लाइन हल्का सा इस तरह से बेंड हो जाएगा, और ये वाला व्हाइट वाला लाइन भी हल्का सा इस तरह से बेंड हो जाएगा। ये जब बेंड हुआ तो यहां पर अब 4 साइड एटम थे, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आएगा, बोर्ड पे ऐसा दिखेगा। बोर्ड पे अपने को हर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? प्लेनर। लेकिन ये प्लेनर नहीं है। इसका जब नाम लिखते हैं तो इसके अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं एक तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अभी 3D में इमेजिन करवा देता हूं सारी चीजें ना। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। दूसरा सीसॉ, एक नाम आपने सुना होगा, तो इसका एक और नाम है सीसॉ। एक और नाम है इसका फोल्डेड स्क्वायर, और इसको पाई शेप और के शेप भी बोला जाता है। आइए अभी इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये है क्या और कैसा किस तरह से दिखता है। पहले आपने ये येलो वाली 3 पोजीशन बना दी। यहां पर रेड वाले पे मान लीजिए क्या आ गया? लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर ने इसको धक्का दिया थोड़ा बहुत, तो ये नीचे आया, ये नीचे आई, ये एंगल 120 से कम हो गया। अब आगे सुने, ये डायग्राम कुछ इस तरह का है, ऐसा इमेजिन करना। ये लोन पेयर इसको धक्का दे रहा है। अगर ये ब्लैक और ब्लैक ऐसा सीधा होता तो क्या एंगल इसका 180 होता या नहीं होता? पर इस लोन पेयर ने इसको पीछे धक्का दिया, इस लोन पेयर ने इसको पीछे धक्का दिया, एंगल 180 रहा या लेस देन 180 हो गया? लेस देन 180। अगर ये सीधा होता तो यहां तो क्लाउड है, यहां तो लोन पेयर है, इसका इससे और इसका इससे एंगल 90 होता। लेकिन जब लोन पेयर ने धक्का दिया, ये ऐसे पीछे आ गया, तो ये एंगल कितना हो गया? लेस देन 90, है ना। तो ये सारे एंगल लेस हो गए। अब आगे सुनिए, ये ऐसा था, लोन पेयर ने इसको धक्का दिया, ये यूं आया, लोन पेयर ने इसको धक्का दिया, ये यूं आया। अब लोन पेयर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पढ़नी है। लोन पेयर को हटा दिया, देख लीजिए ऐसा है। अब जरा स्ट्रक्चर को पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैं वापस से यहां पर बनाऊंगा। ये ब्लू और ग्रीन का लेवल एक ही है, ऐसे ऐसे में, है ना। और ये ब्लैक और ये ब्लैक का लेवल एक ही है, ऐसे में। पर ये ब्लू
और ब्लैक का लेवल ऐसे में सेम नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर है और ये थोड़ा सा पीछे है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा बना, देखिए ये स्ट्रक्चर बन के आता है। यहां पर लगा हुआ था लोन पेयर, लोन पेयर ने इसको, ये सीधे थे दोनों, लोन पेयर ने इसको धक्का दिया पीछे आ गया, लोन पेयर ने इसको धक्का दिया पीछे आ गया। ये और ये एक ही लेवल पे है, ये और ये एक ही लेवल पे, लेकिन इसका और इसका लेवल आपस में बराबर नहीं है। ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ठीक है। सी सॉ, बचपन में झूला झूला हुआ, दो स्टैंड है, एक इधर बैठ गया एक इधर बैठ गया, ये इसको क्या बोलते हैं, सी सॉ। सी सॉ में स्पेलिंग देख लो, बहुत तरह के प्रकृति में बहुत तरह के प्राणी मिलेंगे आपको, है ना। सीसो। आगे अगला पॉइंट सुनिए, ये हो गया सीसो। दूसरा नाम हम लोगों ने क्या बोला है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्यों बोला, ध्यान सुनिएगा। आइडियल टेट्राहेड्रल अगर होता, आइडियल टेट्राहेड्रल वाला मॉलिक्यूल कौन है, CH4 मान लीजिए ना, CH4 का ज्योमेट्री जो बनता है मीथेन का, वो टेट्राहेड्रल बनता है। क्या अगर आइडियल टेट्राहेड्रल होता तो मॉलिक्यूल का टाइप क्या, AB4 टाइप का आपको दिख रहा है बेटा ये। और इसको अगर देखो, इसको अगर थोड़ी देर के लिए C अज्यूम कर लो, इसको H अज्यूम कर लो, तो देखने में ये भी CH4 टाइप का दिख रहा है। अगर आइडियल ये टेट्राहेड्रल होगा तो आइडियल टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109.5 डिग्री। और ये रेगुलर टेट्राहेड्रल बोल दूं या आइडियल टेट्राहेड्रल बोल दूं तो इसकी आइडेंटिकल कंडीशन होनी चाहिए थी, लेकिन SF4 देखने में तो इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या इसके बॉन्ड एंगल 109.5 है या उससे कम ज्यादा है, कम ज्यादा। तो देखने में एक जैसे दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये कोई टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, ऐसा, पर ये थोड़ा सा इस तरह का है। तो कहने के लिए टेट्राहेड्रल जैसा दिखता तो है, मॉलिक्यूल AB4 टाइप का दिखता है, लेकिन ये आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं है। और अगर कोई चीज आइडियल नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस आए तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा, डिस्टॉर्शन आ गया, और इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। एक और नाम इसका यहां पर लिखा हुआ है, फोल्डेड स्क्वायर। पर फोल्डेड स्क्वायर से पहले आ जाते हैं यहां पर पाई और के पे। इधर देखिएगा, जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो बोर्ड पे, ध्यान सुनना है ना, इसको स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा दीजिए, यूं। जब आप ऐसे घुमाओगे तो लोन पेयर आ जाएगा ऊपर, ये दोनों डॉटेड लाइन ऐसी हो जाएंगी और ये ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर है ना, आपने उस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा दिया तो ये बन जाएगा। जो ये स्ट्रक्चर बना है, इसको व्हाइट से दिखा देता हूं, है ना, ये स्ट्रक्चर बना है, इसको आप देखें तो क्या ये पाई जैसा दिख रहा है बेटा, यस। और अगर इसी को ऐसे घुमा दूं तो ये के जैसा दिखता है। तो इसका नाम क्या है, पाई शेप भी बोल सकते हैं और के शेप भी बोल सकते हैं, मार्केट में बोलते ही है। वीडियो लेक्चर देखने के बाद कम लोग बोलते हैं अब। इसको पाई और के बता देते थे, है ना। पाई और के ये नहीं होता, पाई और के प्लेनर होता है। क्या होता है, कॉपी पे आप ABCDFG जो भी लिखोगे सब प्लेनर होता है। ये स्ट्रक्चर प्लेनर, ये कौन सा पाई में 3D में देखो, ये कौन सा पाई बना दिया, ऐसा के किसने बनाया था जीवन में, ये के नहीं है, ये पाई नहीं है। ये ऐसा होता तो ये पाई होता, ये ऐसा होता तो ये क्या होता, ये ऐसा है ही नहीं भाई, ये ऐसा है, ये कौन सा पाई है। समझ में आ रही बात, पाई और के नहीं है, ये कोई किताब नहीं लिखती इसको पाई और के, ये बस ये अपने को 2D में दिखता है पाई और के, 2D है ही नहीं है, 3D है, पहली बात तो, है ना। तो ये पाई और के नहीं है। दूसरी बात, यहां पर अब जब आप पाई बोल ही रहे हो, आपने पाई बोल दिया इसको, देखो, हाँ बोलते बेटा मार्केट में, के बोल दिया आपने, तुमने नहीं बोल, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, गऊ हो तुम लोग तो पाए और के बोल सकते तो त्रा भी बोल देते, ऐसे तो करना, तो घुमा देते ना। तो फिर पाए और हिंदी से क्या दुश्मनी किसी की ना, अपनी मातृभाषा है, गऊ हो ना तुम लोग तो। हाँ, तो पाए और के अगर इसका नाम हो सकता तो फिर इसका नाम त्रा भी हो सकता है, लेकिन ना तो पाए है ना के है ना त्रा, क्योंकि ये सारी चीजें आप कॉपी पे लिखते हो, कॉपी पे लिखने वाली हर चीज जो होगी वो क्या होगी, प्लेनर, पर ये प्लेनर नहीं है। तो पहली बात तो स्ट्रक्चर पे बात करें कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है बेटा, नॉन प्लेनर। अब अगला पॉइंट सुनिएगा, नॉन प्लेनर हो गया, अगर प्लेनर हो चाहे नॉन प्लेनर हो, एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा,
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, बताइए कितने हैं? 3। अब सेंट्रल एटम भी तो है। अब ये वाला प्लेन लो तो 1 2 और 3, और आप ये वाला प्लेन लो तो 1 2 और 3, तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने आ जाएंगे? 3। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, एक और नाम लिखा हुआ यहां पर फोल्डेड स्क्वायर। पाई और के सब बता देते हैं, फोल्डेड स्क्वायर कोविड के लेक्चर्स के बाद से बताने लग गए कुछ लोग, ठीक है, देखिएगा बहुत सारी कॉपीज में मिलेगा आपको। आइए इधर, पाई और के अलावा फोल्डेड स्क्वायर एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है चेक करिएगा। फोल्डेड स्क्वायर क्यों बोला इसको? आप इसको देखिएगा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इसको सीधा सीधा कर दो ऐसे। अगर आपने इसको ऐसा रखा होता तो क्या ये एक स्क्वायर बन रहा होता? अब इसी स्क्वायर को मैंने इस पे रख दिया। बचपन में नाव एरोप्लेन बनाते थे, ऐसे कॉपी के पन्ने को ऐसे मोड़ मुड़ा के ना, वैसा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये ऐसा बनता है। ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा दिखेगा कि एक तरफ का फोल्ड जो है, कॉपी के 4 कोने लिए, एक को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, एक को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इनको थोड़ा ज्यादा कर दिया, ये आपका सीसो बन गया। यही आपका फोल्डेड स्क्वायर और यही आपका डिस्टॉर्टेड है। तो इसको फोल्डेड स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने चारों कोने को क्या कर दिया, हल्का हल्का सा ऊपर उठा दिया, फोल्ड करने लग गए, इसीलिए इसका नाम क्या आ जाता है बेटा? फोल्डेड स्क्वायर। आगे अगले केस पे चलते हैं। अगला केस जो आ रहा है, मान लीजिए इसके अलावा, SF4 के अलावा आपको सपोज एग्जाम में मॉलिक्यूल दिया जाता ClF3, मान लीजिए मॉलिक्यूल दिया जाता BrF3 या IF3, इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल दिया होता और बोला जाता कि इसके लिए भैया शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी आपको निकालना है। सबसे पहले क्लोरीन की बात करें, मैंने एक टर्म यूज करी थी, इंटर हेलोजन कंपाउंड। बेटा क्लोरीन एक हेलोजन है, फ्लोरीन भी एक हेलोजन है। जब एक हेलोजन किसी दूसरे हेलोजन के साथ बॉन्डिंग कर ले तो एक टाइप ऑफ कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड, जो कि हम लोग पी ब्लॉक में आगे पढ़ते भी है। मुझे बताइए क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है या नहीं है? 7 + 3 10, 10 का हाफ किया 5, 5 का मतलब आ गया sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो उसका आइडियल ज्योमेट्री वगैरह वगैरह क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन पोजीशन तैयार करी 5, उन सभी में साइड एटम कितने आ रहे? 3, तो बेटा 2 जगहों पर कौन आ जाएगा? लोन पेयर। अब इसमें लोन पेयर कहीं भी लगा दूं या एक्सियल और इक्वेटोरियल की वजह से चेक करना पड़ता है बेटा? चेक करना पड़ता है। मैंने वैसे आपको बता दिया कि लोन पेयर जब भी आएगा कहां आएगा? इक्वेटोरियल पे। एक बार बना लेते हैं फिर उसका रीजन भी समझाता हूं। यहां पर मान लीजिए क्लोरीन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 5 पोजीशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में तैयार करी। ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये 2 एक्सियल पोजीशन थी, ठीक है। लोन पेयर कितने आने वाले हैं इस बार? 2। दोनों लोन पेयर कहां पर आएंगे? इक्वेटोरियल पे। मैंने बोल रखा है इक्वेटोरियल एक्सियल पे लोन पेयर हमेशा कहां लगाना है? इक्वेटोरियल पे। क्यों लगाना है, इसका रीजन भी देख लेंगे। ये मान लो 2 लोन पेयर मैंने लगा दिया इक्वेटोरियल पे। अब मुझे बताइए, ये दोनों लोन पेयर आ गए, यहां पर कौन आ गया बेटा? एक फ्लोरीन आ गया। यहां पर भी बताइए कौन आ गया? एक फ्लोरीन आ गया। और यहां पर भी बताइए एक फ्लोरीन आ गया, ठीक है। लेकिन इस मॉलिक्यूल को देखकर बताइए इसमें कितने टाइप के रिपल्शन है? 3 टाइप। कौन कौन सा? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड। तीनों टाइप के रिपल्शन है यहां पर। सबसे पावरफुल कौन होगा? लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा कि धक्का देगा? धक्का देगा। तो बेटा ये सीधा रहेगा, ये ऐसा बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये इसको धक्का देगा तो ये भी बेंड हो जाएगा। जब ये बेंड हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बेंड होने की वजह से थोड़ा सा अपन इसको टिल्ट कर देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर फ्लोरीन जब बेंड होगा तो फ्लोरीन ऐसा चला जाएगा और इधर का फ्लोरीन भी ऐसा चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब इस स्ट्रक्चर को अपन ने बोर्ड पे बना लिया, इसका नाम देते हैं टी शेप। टी शेप भी बोल देते हैं, बेंट टी शेप भी बोल देते हैं, टी शेप बोला जाता है इसको ना। टी शेप बोल दिया, लेकिन अब ये है क्या? इसको एक्चुअल में 3D में इमेजिन करिएगा। यहां देखिए, ये 3 आपकी येलो वाली इक्वेटोरियल पोजीशन है और इसके अलावा 2 आपके पास कौन सी पोजीशन है बेटा? एक्सियल और एक्सियल। ये 2 पोजीशन एक्सियल है। लोन पेयर आपने इस ग्रीन और इस रेड वाले पे रख दिया ना। लोन पेयर आपने इस ग्रीन और इस रेड पे रख दिया। अब मुझे बताओ, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इन दोनों का जो नेट रिपल्शन लगेगा, फिजिक्स लगाइएगा, वेक्टर लगाइएगा, इन दोनों का रिपल्शन जब ऐसा लग रहा होगा तो नेट रिपल्शन बीच में कहीं लग रहा होगा ना। तो इन दोनों का नेट रिपल्शन बीच में लग रहा है। जब बीच में लग रहा है तो ये इसको आगे धक्का दे देगा रिपल्शन, और ये इसको आगे धक्का देगा। अगर ये सीधा और ये सीधा होता तो ब्लैक से ब्लैक का एंगल कितना होता? 180। पर इन लोन पेयर ने इसको धक्का दिया, इस लोन पेयर ने मिला के इसको धक्का दिया, ये ऐसा हो गया। अब रेड और ग्रीन को मैं हटा देता हूं, ये ऐसा था, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को वापस से यहां पर बनाए तो ये ऐसा है। यहां पर ग्रीन था और यहां पर रेड था, दोनों का नेट रिपल्शन ऐसा लगा, ये सीधे थे,
ग्रीन और रेड ने रिपेल करा, ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ये स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको ऐसे कर दूं तो क्या बन जाएगा, टी। तो इसको बोल देते हैं टी शेप, या फिर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड या बेंड टी बोल देते हैं। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, प्लेनर। ए बी सी डी टी कॉपी पे लिखते हो, कॉपी पे अगर लिखते हो तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, प्लेनर। अगर ये प्लेनर है तो अगला क्वेश्चन वही पूछेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे, 4। प्लेनर है तो सभी तो प्लेन पे है, ये साइड एटम, ये साइड एटम, ये साइड एटम और ये सेंट्रल एटम सब एक ही प्लेन पे आएंगे, ClF3। आगे सुनिएगा, टी शेप इसको बोलते हैं। बॉन्ड एंगल पे बात करते हैं। मुझे बताइए, अगर ये ब्लैक और ब्लैक ऐसा सीधा होता तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल कितना होता, 90। एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल कितना होता, 90। यहां पर तो कोई है नहीं, यहां पर तो कोई है नहीं। भैया ये इक्वेटोरियल का एंगल निकाल पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि वहां तो कोई एटम ही नहीं है। क्या इक्वेटोरियल का एंगल निकाल पाओगे क्या, नहीं, यहां भी तो एटम नहीं है। इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का एंगल निकाल पाओगे क्या, नहीं, इक्वेटोरियल एक ही तो है, तो इक्वेटोरियल का एंगल तो निकल नहीं पाएगा। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल में जब ये ऐसे आगे चले गए तो होना था स्टैंडर्ड एंगल 90, लेकिन ये एंगल क्या हो गया, 90 या लेस देन 90, लेस देन 90। और एक्सियल का एंगल होना था 180, लेकिन बेंड होने की वजह से एंगल 180 या लेस देन 180, लेस देन। तो यहां पर भी ये वाला एंगल तो बन नहीं पाएगा यहां पर, क्योंकि इक्वेटोरियल 2 चाहिए, यहां पर एक ही इक्वेटोरियल है। पर बाकी जो 2 एंगल है उसके बारे में अपन बोल देंगे कि वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे और जितने थे उससे लेस हो जाएंगे। पहले एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ऊपर देखते हैं कि यहीं पे क्यों लगाया अपन ने, है ना। लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। देवियों वार्तालाप ना करें, लिख लिया है तो पढ़ाई कर लो ना बेटा। हो सकता है 1 मिनट में अपन जो पढ़े वही क्वेश्चन आ जाए, उसी की वजह से 1 नंबर ज्यादा मिल जाए और अपन सिलेक्शन हो जाए। अरे एक ही चाहिए था सिलेक्शन के लिए बेटा, आजकल एक भी मिल जाते हैं।
अबे लिख जल्दी। टेस्ट के रिजल्ट आ गए नहीं आए? चलो ठीक, गिन तो लिया ही होगा। 720 कितनों क्या है? वही आ सकता है मैक्सिमम, तो वहीं से पूछेंगे। 700 प्लस 700 या 700 प्लस। कोई धुरंधर नहीं। चलो अब और नीचे आ जाते हैं। 680 या उससे ज्यादा। एक, अब ऐसे शर्मा का हाथ ऊपर ऐसे नजर थोड़ी लग जाएगी। कितने है? 680। क्या बात है, 696 ठीक है। 650 या उससे ज्यादा। 680 वाले भी 650 या उससे ज्यादा। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझते तुम लोग। एग्जाम में ऐसा आएगा 650 और उससे ज्यादा। 680 वाला आंसर दे दिया तो अगले में हाथ ही नहीं खड़ा करोगे, ऐसा थोड़ी होता। चलो केमिस्ट्री में 180। बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में 150 या उससे ज्यादा। बहुत बढ़िया। आईओसी में सारे सही। सारे सही तेरे? अच्छा, अगली बार नहीं होंगे। एक गलत या एक छोड़ दिया, ऐसा कोई भी कॉम्बो। दो या दो मतलब छोड़ दिए, दो गलत, एक छोड़ दिया, एक गलत, ऐसा कुछ भी। दो, तीन, 51, 52, 53। अब बताओ। चार, चार गलत, दो छोड़ दिए सही। चलो ठीक है, सारे गलत। अरे हो सकता है ना, उसमें क्या है, सारे गलत भी हो सकता है किसी ना किसी के। चलो आओ, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने कर लिया। अब इस रिप्रेजेंटेशन में जो लास्ट वाला केस है ना, इसके अंदर दोनों लोन पेयर को हमने कहां पर रखा है? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे क्यों रखा? तो आइए उसके कारण को समझते हैं। मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन गिनने होते बेटा, है ना। चेक करिएगा जरा, आपके पास यहां पर कितने लोन पेयर आने वाले? दो। अब ध्यान सुनना, दो लोन पेयर अगर आ रहे हैं तो दो लोन पेयर को रखने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? पहला, दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे रख दो। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि दो में से एक को इक्वेटोरियल पे रख दिया, एक को एक्सियल पे रख दिया, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों को एक्सियल एक्सियल पे रख दिया। ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, चेक करिएगा। सबसे पहले ये तीनों जो कलर्ड मार्कर आपको दिख रहे हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये जो ब्लैक कलर से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्सियल पोजीशन है। ठीक, ये बना। अब आगे सुनिएगा, यहां पर अगर आप चेक कर रहे हो, मान लो मैंने लोन पेयर को एक्सियल और एक्सियल पे रख दिया। दो लोन पेयर है, एक को यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया। डोमिनेंट रिपल्शन गिनिएगा। इसकी वजह से ये 90, इसकी वजह से ये 90, इसकी वजह से ये 90। 90 या लेस देन 90 को अपन क्या बोल रहे हैं? डोमिनेंट। कितने डोमिनेंट लगे इसकी वजह से? 3। इसका इससे एंगल 90 से ज्यादा है तो ये डोमिनेंट में काउंट नहीं होगा। तो इसकी वजह से कितने डोमिनेंट लगे? 3। एक्सियल पे रखने से कितने डोमिनेंट रिपल्शन लगते हैं? 3। ये जो दूसरा वाला एक्सियल होगा, क्या इसका भी इससे इससे और इससे डोमिनेंट रिपल्शन 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्लियर बात कर लीजिए माइंड में कि भाई एक्सियल पे रखने से कितने डोमिनेंट रिपल्शन लगते हैं? 3। और इक्वेटोरियल पे रखने से 2। पिछले केस में ये पढ़ा था। मान लो आपने लोन पेयर यहां रखा होता इक्वेटोरियल पे, तो इससे ये वाला रिपल्शन डोमिनेंट नहीं होगा क्योंकि 90 से ज्यादा है। ये वाला रिपल्शन डोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन इससे ये वाला और ये वाला रिपल्शन डोमिनेंट होगा। तो इक्वेटोरियल पे रखने से कितने डोमिनेंट रिपल्शन लगते हैं? 2। अब आप खुद चेक करिएगा, अगर मैंने दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल पर रखा तो नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन कितने लगेंगे? 4। यहां पर रखा तो 5, यहां पर रखा तो 6। हमें ऐसा पोजीशन चेक करना है जहां पर नंबर ऑफ रिपल्शन कम हो, ताकि स्टेबिलिटी क्या हो जाए? ज्यादा। और वो कौन सा आता है बेटा? इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल वाला पोजीशन। क्योंकि अब किसी के मन में आएगा, ये सोचते हैं बच्चे ऐसे, है ना, बाहर आके फिर पूछेंगे कि सर यहां और यहां रख देते तो आपस में रिपल्शन ही कैंसिल हो जाता ना। पहले हमेशा क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन। मान लो कभी ऐसा, पहले आपको हमेशा ये नंबर ऑफ रिपल्शन चेक करने हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल में इसका जो स्ट्रक्चर मिला है नेचर में, वो मिला ही वैसा है, इसी के हिसाब से थ्योरीज बनाई जाती है ना। आपको पहले हमेशा नंबर ऑफ रिपल्शन चेक करने हैं। यहां 4 है, वहां 5 है, यहां 6, जिसमें नंबर ऑफ रिपल्शन कम
वहीं पर लोन पेयर जाएगा। लेकिन बाय चांस कभी ऐसा होता कि यहां भी 2+2 होता और मान लो यहां पर भी 2+2 होता, मान लो ऐसा होता, अब क्या होता, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ रिपल्शन में क्या हो जाता, टाई। और नंबर ऑफ रिपल्शन अगर बराबर हो जाए ना, फिर आपको देखना होता है लोन पेयर का डिस्टेंस। वो केस आएगा जब हम sp3d2 पढ़ेंगे, तो ऐसा एक केस आएगा, उसमें वो बात करेंगे ना। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लोन पेयर को हमको कहां पर रखना है बेटा, इक्वेटोरियल पे रखना है, क्योंकि इक्वेटोरियल पे रखने से नंबर ऑफ रिपल्शन कम लगते हैं और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। आइए इसके बाद अगले केस के ऊपर बात करें। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो हमने sp3d में 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का डिस्कशन करा। इस पे अगला केस जो आता है वो इसी के आगे आता है, दैट इज कौन सा नंबर था, 9 हो गया, 10th नंबर का जो केस आता है। मान लीजिए आपको H का वैल्यू बोला गया, तो H का वैल्यू आ जाएगा 5 का मतलब सिग्मा बॉन्ड यहां पर होंगे 2 और लोन पेयर होंगे बेटा 3। H का वैल्यू 5 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑलरेडी वही ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, आप तो उसी कॉलम में बना लीजिएगा, आगे टीबीपी वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पर हम लोग देख लेंगे इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और उसके बाद बॉन्ड एंगल वगैरह पे चर्चा कर लेंगे। आ जाएगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और एग्जांपल। अब एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आपको एग्जांपल में दिया गया XgF2 या फिर मान लीजिए आपको एग्जांपल में दिया गया ICl2 माइनस एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल देते हैं। XgF2 पे बात कर रहे हैं, जेनॉन के कंपाउंड्स पे बात कर रहे हैं। बेटा जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है या नहीं है, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 का हाफ किया कितना आ जाएगा, 5, 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। पोजीशन कितनी तैयार हुई, 5, साइड एटम कितने आ रहे हैं, 2, तो 2 तो साइड एटम आ जाएंगे और 3 जगहों पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर। इसको अगर हम टाइप के हिसाब से लिखे तो AB2L3 टाइप का केस है ये। अगला पॉइंट क्या आ रहा है, जेनॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के लिए टोटल 5 पोजीशन तैयार करी है ना। जेनॉन ने 5 पोजीशन तैयार करी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के फॉर्म में, ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 एक्सियल पोजीशन। पर इस बार साइड एटम 2 आ रहे हैं और 3 क्या आ रहे हैं, लोन पेयर। याद करिए इक्वेटोरियल और एक्सियल पे जब भी लोन पेयर आएगा, मैंने बोला कौन सी पोजीशन पे आएगा, इक्वेटोरियल पे। चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, लोन पेयर को आना इक्वेटोरियल पे ही है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ रिपल्शन कम लग रहे होते हैं। और बचे क्या, 2 फ्लोरीन। अब एक बात बताओ, 2 फ्लोरीन में से 1 फ्लोरीन को मान लो यहां रख दिया और 1 फ्लोरीन को मान लो यहां रख दिया, क्या ये और ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन है। वेक्टर के हिसाब से सोचिए, तीनों एक दूसरे से 120 120 पे 120 पे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लगाएंगे तो तीनों का नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये एक दूसरे को कितना भी धक्का दे, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये आएगा कि कोई रिपल्शन नहीं लगेगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये इधर धक्का दे देगा, वो उधर धक्का दे देगा, ये उधर धक्का दे देगा, सब धक्का देके जहां था वहीं का वहीं आ जाएगा। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। बस इसमें से इसको और इसको हटा दो, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में किसको देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को। एटम एटम और एटम को देखो, अगर इसको मैं पकड़ के ऐसा कर दूं तो क्या एक लाइन बनती हुई दिख रही है बेटा आपको, इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर कैसा बन के आ रहा है, लीनियर। ये कौन सी ज्योमेट्री है, कौन सी ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक है या मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के और नाम क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेप, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नाम क्या है चैप्टर का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर शेप, ये नाम है इस चैप्टर का ना। आगे बढ़े, यहां पर अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो मुझे बताओ इक्वेटोरियल का कोई एंगल बन पाएगा क्या, नहीं, इक्वेटोरियल पे तो कोई एटम है ही नहीं। इक्वेटोरियल पे जब एटम नहीं है तो इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल भी आप नहीं निकाल सकते, 90 वाला एंगल भी कैंसिल। क्या एक्सियल का एंगल निकल सकता है, यस, और एक्सियल का एंगल 180 था, 180 ही रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा, प्लेनर, और मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने हो जाएंगे, 3, है ना। तो यहां तक नोट कर लीजिए, आगे फिर कल ही डिस्कस करेंगे इसके आगे।